हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम पेपर 2023 का श्रेष्ठा का हल कर रहे थे और उसमें हमने विज्ञान के क्वेश्चंस हल कर लिए थे और एसएसटी के भी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे स्टार्ट करेंगे 61 से, हम स्टार्ट करेंगे 61 से। और बच्चों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ दोबारा से आपको कि श्रेष्ठा योजना का 2024 का जो पेपर है वो 11 मई को है, 11 मई 2024 को है। और श्रेष्ठा योजना में क्या क्या आता है, तो आपको 3 घंटे पेपर में मिलेंगे और आपको मैथ के क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, 30 क्वेश्चन जो 120 मार्क्स के होंगे। और साइंस के उसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 80 मार्क्स के, 4 मतलब एक क्वेश्चंस का जो है आंसर का जो आपको मिलेगा, वो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन के आंसर का सही आंसर पे 4 मार्क्स मिलेंगे। तो साइंस में 80 और एसएसटी में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। और जीके, जीके में कुछ भी आ सकता है, साइंस भी, साइंस से रिलेटेड आ सकता है, एसएसटी से रिलेटेड आ सकता है, आपके कंप्यूटर जनरल नॉलेज, मतलब एक तरीके से जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो 25 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस वो भी 100 मार्क्स के। इन टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 400 मार्क्स के, 400 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपको बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको 3 घंटे में करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से हल करना है। हमारा ये जर्नी चल रहा था तो हम इसी पे आगे बढ़ते हैं बच्चों और इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें 61 क्वेश्चन, यानी मैं 60 तक आपको समझा चुकी थी, आपको समानता का अधिकार बता चुकी थी कि समानता का अधिकार प्रतिबंधित करता है। तो मैं इसमें बता चुकी थी कि वो प्रतिबंधित करता है किसके लिए, समानता, समानता छुआछूत से रिलेटेड होती है, तो वो छुआछूत को क्या करती है, बताती है। अब यहाँ पे ये तो हो गया क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको दिए गए हैं। और स्मॉल भाग 3 में ये मैं आपको बता चुकी थी, भाग 3 में है। और ये मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 14 से 18 है, अनुच्छेद जो है मैं यहाँ पे एक्ट बता देती हूँ, 14 से जो 18 है वो समानता का अधिकार है, वो समानता के अधिकार को बताता है। और समानता के अधिकार के तहत सभी नागरिकों को जाति, धर्म, जाति, धर्म, भाषा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगी, भाषा और अभिव्यक्ति की समानता है। तो भाषा और अभिव्यक्ति की समानता है, तो इसमें रिलेटेड है। और इसीलिए कोई धर्म हो, जाति हो, जो भी भाषा, अभिव्यक्ति, तो वो छुआछूत से रिलेटेड प्रतिबंधित करता है। तो ये मैं आपको बता चुकी थी। नेक्स्ट हमारा 61 पे हम आएंगे। 61 क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्न स्रोतों में से कौन सा स्रोत देश की कृषि पद्धति की जानकारी देता है, यानी कि जो कृषि पद्धति को बताता है, कृषि पद्धति की जानकारी दे, वो कौन सा है। समाचार पत्रों का रिकॉर्ड देता है क्या, नहीं, वो नहीं देता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट, अभी मैं इसका आपको बताती हूँ, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कानून की पुस्तकें, प्रशासनिक रिकॉर्ड, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कानून की पुस्तकों में कानून से रिलेटेड होते हैं, यानी नियम होते हैं उसमें। और प्रशासनिक रिकॉर्ड में प्रशासनिक जो आपके जो भी कार्य होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं। इसमें सर्वेक्षण, सर्वेक्षण जो हम सर्वेक्षण करते हैं उस रिपोर्ट में क्या है, ये दिया होता है कृषि पद्धति का, उसके बारे में सर्वेक्षण जो हम करते हैं, जो फील्ड में जाके हम उसका रिपोर्ट निकालते हैं, फील्ड में जाके उसका इसमें बताते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट में। तो हमारा सही आंसर होगा सेकेंड, सर्वेक्षण रिपोर्ट। चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। चलिए, किसने भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी।
क्वेश्चन है 62, किसने भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? ऑप्शन दे रखे हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसका जो सही आंसर है वो दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, और जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के, इसमें ब्रिटिश शासन के बारे में क्या है, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव, शासन के आर्थिक प्रभाव, बच्चों आर्थिक प्रभाव की आलोचना की थी उन्होंने। किस तरीके से उनका हमारे पे प्रभाव है उसकी आलोचना की थी इस बुक में। और यहाँ पे मैं कुछ आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो गीता के रहस्य, बाल गंगाधर तिलक ने जो लिखी है वो गीता रहस्य, गीता के रहस्य लिखे हैं। ये फेमस उनकी लिखी हुई किताब है, जो रचना उन्होंने की है, जो मांडले जेल में करी थी। मैं देखिए मैं यहाँ पे आपको इसके संबंधित आ जाए कि गीता रहस्य किसने लिखा, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। कहाँ? मांडले जेल में लिखी। ये आपके लिए अलग से क्या हो जाएगा, एक और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आपको पता चले। मांडले जेल कहाँ है? वर्मा में है। कहाँ है? वर्मा। तो ये आपको ये पता चल जाएगा। और मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, भारत की खोज, भारत की खोज, ऑटोग्राफ बायोग्राफी भी लिखी। मतलब भारत की खोज और एन ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ये भी लिखी है। तो और आत्मकथा के बारे में भी तो गांधी जी ने भी लिखा है। तो इस तरीके से क्या है ये, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो भी जवाहरलाल नेहरू। आपको इसमें भी, यानी आपके 2-3 क्वेश्चंस के आंसर क्या हो गए वो बच्चों यही हल हो गए। आगे नेक्स्ट 63 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? बात समझिए, सरकार के अंग की बात हो रही है, ठीक है। तो सरकार के अंग की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से रेड से। हाँ, तो देखिए सरकार का अंग कौन सा नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है ना बच्चों, वो सरकार का अंग नहीं है, वो संविधान में है, संविधान का अंग है, ठीक है। और ये संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या है सब चलते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये सरकार का अंग नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो प्रस्तावना होगा, ठीक है। और ये विधायिका जो है, सरकार के जो अंग हो गए वो कौन कौन से हो गए, ये विधायिका हो गई, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब क्या है, इसी के ही सरकार के, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्याय दिलाने के लिए सरकार के कानून और उसके लिए, तो ये न्यायपालिका भाई जो कोर्ट में बैठे रहते हैं वो न्याय है देते हैं, जैसे कि आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका है ये। और कार्यपालिका जो फील्ड में कार्य करती है, विधायिकाएं जो इससे रिलेटेड होती है। तो ये हमने, ये सब सरकार के क्या है, अंग है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 64, निम्न में से कौन से राज्य में आदिवासी जनसंख्या नहीं है? आदिवासी जनसंख्या किन में नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो आदिवासी जनसंख्या देखो, सबसे बड़ा जो वही जनसंख्या जिसमें सबसे ज्यादा पाई जा रही है, उसी में ही आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। वहां पे सारी जो भारत के संविधान में कई सारी आदिवासी जनसंख्या है। मैं अगर कुछ यहाँ पे इक्का दुक्का लिखूं यहाँ पे, तो जैसे समुदाय, जैसे कि गोंड हो गए, और ये गोंड, मुंडा, ये आदिवासी की है, खड़िया, ना खड़िया मैं जा पूरी तो नहीं लिख पाऊंगी, कोल, ये सब क्या है, आदिवासी हैं, आदिवासी जातियां हैं आदि। और उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा
कौन सा अलोह खनिज का उदाहरण नहीं है, नहीं हमें ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊं यहाँ पे कि खनिज क्या है, सबसे पहले तो हम खनिज को देखते हैं कि खनिज क्या है। खनिज खुदाई में, यानी हमारी भूपटी परपटी की खुदाई करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, तो खुदाई में जमीन की खुदाई करने पर बच्चों, खुदाई पे जस्ट मिनट, खुदाई करने पर जो अकार्बनिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, खुदाई करने पर जो अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अकार्बनिक तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और ये जो अकार्बनिक तत्व जो होते हैं उनमें अगर धातु को अलग किया जाता है, इन अकार्बनिक तत्वों से क्या किया जाता है, धातु को अलग किया जाता है, तो वो धात्विक तत्व कहलाता है। जैसे मैं अब यहाँ पे आपको बताऊं कि खनिज भी आपके दो तरीके के हो गए, धात्विक और अधात्विक। जो धात्विक और अधात्विक, यानी कि अगर हम अकार्बनिक तत्वों से धातु को अलग करते हैं, धातु को अलग प्राप्त करते हैं, तो उन्हें धात्विक, ये यानी कि धात्विक खनिज कहते हैं, यानी अयस्क कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अयस्क बोलेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अयस्क बोलते हैं। और अगर धात्विक में बोला जाए तो यहाँ पे धात्विक भी दो तरीके का, लोह तत्व, यहाँ पे लोह तत्व मिलेगा आपको, और दूसरा अलोह, लोह और अलोह, और अलोह तत्व मिलेंगे। और लोह तत्व कौन कौन से होते हैं, लोह तत्व की बात करें तो जो लोहे जैसे, यानी लोह अयस्क होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लोह तत्व में मैग्नीशियम, मैग्नीस, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मैग्नीस, ये लोह तत्व, मैग्नीस और क्रोमाइट। ठीक है, तो ये लोह तत्वों में मैग्नीज और क्रोमाइट होंगे। और इसमें और अलोह तत्व में, अलोह जैसे यहाँ पे भी पूछा है, अलोह खनिज का उदाहरण नहीं है, तो अलोह में आपके ये सब हो जाएंगे, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, और यहाँ पे तांबा, ये अलोह तत्व में, इसमें से तांबा, सीसा, ये हो जाएंगे। तो सीसा, अब यहाँ पे हमारा जो जस्ट आंसर क्या हुआ, मैग्नीज हुआ। क्या हुआ, मैग्नीज। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीज, क्रोमाइट जैसे जो होते हैं वो लोह तत्व होते हैं, जिनमें लोह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और जिनमें आयरन की जो आयरन के वो नहीं होते हैं, जैसे कि इस आयरन के गुण समझते हैं, आयरन के यानी लोहे के कुछ गुण पाए जा रहे हों, तो लोहे के कुछ गुण मैग्नीज में, क्रोमाइट है, इनमें पाए जाते हैं, तो ये लोह तत्व हो जाते हैं। और इनमें नहीं पाए जाते हैं, तो ये हमारा मैग्नीज क्या होगा, सही आंसर होगा। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 66 हमारा, निम्न में से कौन सा निम्नीकृत मृदा में कुछ स्तर तक सुधार नहीं लाता है। यानी कि आप मतलब निम्नीकृत, पहली तो बात आपको यही समझना है कि निम्नीकृत मृदा होती क्या है। निम्नीकृत मृदा का मतलब होता है जिसकी मृदा की उपजाऊ शक्ति कम हो, जिस मृदा की उपजाऊ शक्ति कैसी हो, कम हो, मतलब उसमें उपजाऊता की क्या है, कमी हो, यानी कि उपजाऊ शक्ति कम हो, यानी उपजाऊ ना हो, वो मिट्टी कैसी हो, मृदा कैसी हो, उपजाऊ ना हो, तो उसे निम्नीकृत मृदा कहते हैं। उसके कुछ स्तर तक सुधार नहीं लाता है, मतलब इनमें से जो हमारी दे रखे ऑप्शन, जैसे मलबा बनाना, समोच्च रेखीय जुताई करना, वैदिक कृषि और वनोन्मूलन, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुधार नहीं लाता। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या चीज। तो ये देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट मैं इसको बता देती हूँ कि ये क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मल्व बनाना यानी कि मल्विंग, मल्विंग क्या होती है, तो मल्विंग होती है बच्चों पौधे के चारों ओर की जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक लेना। यानी कि पौधे के मतलब पौधा, जब पौधा लगाया जाता है तो पौधों को चारों ओर से जब ढकते हैं, मिट्टी से चारों ओर से हम ढकते हैं, चारों ओर से ढकते हैं,
तो ये ढकना क्या है, मल्विंग कहलाता है। ठीक है, तो ये सुव्यवस्थित रूप से हम ढकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हद तक मिट्टी की सुधार करता है। भाई नए पौधे लगा रहे हैं, हम मिट्टी को इधर उधर पलट रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, सुव्यवस्थित कर रहे हैं उसको, तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी में सुधार करता है। समुच्चय रेखीय जुताई, और समुच्चय रेखीय जुताई जो होती है, समुच्चय जुताई जो होती है, वो समुच्चय जुताई का मतलब ये होता है कि जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, ढलान वाले क्षेत्र को मतलब हम क्या करें, उस ढलान वाले क्षेत्र में पानी बह के आता है। जैसे मैं यहाँ पे ये बता दूं, इस तरीके से पहाड़ है और इस तरह, सॉरी दोबारा से इसको हम बना के अभी बताते हैं आपको। जैसे ये ढलान वाला एरिया है, अब यहाँ से क्या है, पानी आएगा, जैसे ये पानी आएगा, तो यहाँ पे इन पे क्या कर दिया, मेड़ सी लगा दें, क्या लगा दें, मेड़ सी बना दें, ताकि पानी रुके। ये मेड़ सी बना देंगे तो पानी रुकेगा। तो ये इसको बोलते हैं रेखीय जुताई करना, रेखीय जुताई करना। और ये भी क्या करती है, मिट्टी को कहीं ना कहीं सुधार लाती है, पानी को बचाया जा रहा है, पेड़ पौधों को क्या है, पोषण मिल रहा है। वैदिक कृषि जो होती है, वो वैदिक कृषि जो होती है, वही ढलान निर्मित जो झुकी हुई जो वो होती हैं, पहाड़ियां, पहाड़ियां जो होती हैं, उनको क्या है, मतलब पहाड़ों पर, इलाकों पर क्या है, कृषि करना और मिट्टी को उपजाऊ बनाना, मिट्टी को क्या बनाना, उपजाऊ बनाना। वो पहाड़ों के इलाकों की जो कृषि है, वहां पे पौधे लगा लगा के, पौधे लगा लगा के उस मिट्टी को क्या करना, उपजाऊ बनाना, कृषि करना, उसको वैदिक कृषि कहते हैं। और वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन का मतलब है पेड़ों को जलाना या काटना, पेड़ों को जलाना या काटना। अब आप मुझे बताइए कि अब आपको आंसर मिल गया होगा कि कौन सा वाला है। देखिए मैंने आपको तीनों बता दिए, मल्व बनाना बता दिया, समुच्चय रेखीय जुताई बता दी, वेदिका कृषि बता दी, और वनोन्मूलन भी बता दिया। तो निम्नीकृत मृदा जिसमें उपजाऊता की कमी है, उसके कुछ हद तक सुधार नहीं लाता है, कौन सा नहीं लाएगा, वो वनोन्मूलन होगा। तो सही आंसर जो होगा वो चौथा होगा, वनोन्मूलन, क्योंकि उसमें पेड़ों को काटा जाता है, उससे मिट्टी में कोई सुधार नहीं लाया जाता है, बल्कि और उसको अनुपजाऊ मतलब निम्नीकृत मृदा किया जाता है। यानी अगर वनोन्मूलन करेंगे तो मृदा की जो उपजाऊता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। तो ये सुधार नहीं लाता है, ये उसकी वृद्धि करता है, निम्नीकृत मृदा में वृद्धि करता है। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 67, यहाँ पे आपको स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दे रखे हैं, सही विकल्प का मिलान करना है, हमें विकल्प मिलाने, तो हम एक एक करके इनके विकल्प को मिलाते हैं और वो करते हैं। चोरी चोरी घटना, जो चोरी चोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था, तो चोरी चोरी नामक कांड 1982, ये हत्याकांड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, तो 1922 में हुआ था चोरी चोरी नामक कांड। तो ये हमारा पहले हमने मिलान कर दिया इससे। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, वो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ये जनरल डायर ने किया था। तो ये हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, 1942 में, यानी कि विश्व युद्ध के विश्व युद्ध सेकंड के पश्चात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और अंग्रेजों को इसके मतलब जोर शोर से हुआ था, इसकी वजह से तो भारत छोड़ के जाना पड़ा। हमारी स्वतंत्रता 1942 के बाद थोड़ा लेट हो गए, 1947 में हमें भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन है, अगर इनमें से कोई अभी एक अकेला भी पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। तो इनमें से देखते हैं कौन सा है। देखिए हमने ए को मिलाया थर्ड से, तो ए को मिलाया थर्ड से, वो यहीं पर है, थर्ड पे, थर्ड नंबर पे है हमारा सही आंसर, ये रहा। आप इसके लिए, इसको हल करने की मैं एक टेक्निक बताती हूँ बच्चों। कभी कभी क्या होता है, सन हमें याद नहीं होते, किसी एक का भी अगर आपको सन याद है, कम से कम 2 का तो याद होना ही चाहिए। अगर 2 का याद है तो उसे मिला
मिलान करिए और इनमें से क्या है अपने ऑप्शनों में ढूंढिए। अगर वो ऑप्शन आपको सही वाले उसमें दिख रहा है, जैसे कि मुझे देखिए, मुझे चोरी चोरी घटना का पता था कि 1922 को हुई है, 1922 को, और किसी में भी थर्ड नहीं लिख रहा है, सिर्फ थर्ड नंबर पे ही ये लिख रहा है, तो इसके मतलब हमारा सही आंसर यही होगा, है ना। बाकी अगर मुझे नहीं आता है तो मैं एक से लगा चुकी हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 67 वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 68 पर। 68 है, आरोपी की ओर से अदालत में कौन केस प्रस्तुत करता है। यहां बात हो रही है आरोपी की, ठीक है। पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो ये आरोपी जो भाई मुजरिम है उसके, तो यहाँ पे जो उसको बचाएगा, जो पक्ष वाला जो वकील होगा वही तो प्रस्तुत करेगा, करेगा कि नहीं। देखिए पुलिस तो करेगी नहीं केस प्रस्तुत अदालत में आरोपी के ओर से, भाई वो आरोपी के खिलाफ करेगी। पुलिस क्या करेगी, आरोपी के खिलाफ केस प्रस्तुत करेगी। जज उसको क्या करता है, केस को हल करता है। सरकारी वकील सरकारी कामों के लिए, सरकारी दस्तावेजों के लिए, या सरकार पर अगर कोई क्या है, सरकार की कोई मतलब योजना है, या मतलब कोई वैकेंसी है उसमें क्या है, अडंगा आ जाता है, मतलब उस पे केस लगा सकता है कोई भी व्यक्ति, तब सरकार की तरफ से सरकारी वकील किया जाता है। तो हमारा जस्ट आंसर कौन सा होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो है बचाव पक्ष के वकील। तो हमारा सही आंसर है बचाव पक्ष के वकील। नेक्स्ट हम बच्चों देखिए 69, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी बैठक हो, मतलब इतने उसमें होनी चाहिए, उससे ज्यादा अधिक क्या है अंतराल नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो संसद की 2 बैठकों को कौन बुलाता है, तो संविधान में, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति, समझ रहे हैं बच्चों, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, रुकिए दोबारा से, संविधान में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रत्येक सदन को क्या है, सदन के ऐसे अंतराल में, प्रत्येक सदन के ऐसे अंतराल में बुलाने का अधिकार रखता है कि 2 सत्रों के बीच, यानी प्रत्येक सदन को बुलाने का वो अधिकार रखता है कि 2 सत्रों के बीच, यानी दोनों सत्रों के मतलब दोनों सदन, आप जानते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के, यहाँ पे मैं अभी आपको जस्ट मिनट, तो यहाँ पे संसद के 2 सदन होते हैं। पहला है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये संसद को बुला सकता है, उसका अधिकार राष्ट्रपति को है, और प्रत्येक सदन के बुलाने का अधिकार, मतलब दोनों बुलाने, देखिए यहाँ पे जस्ट बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच कम से कम क्या है, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, यानी 6 महीने का अंतराल, है ना, मतलब अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने का अधिक से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने का चल सकता है, अधिक बताया है, कम से कम नहीं, सॉरी, अधिक, अधिक, वैसे तो कम से कम कितनी भी बुला सकता है, पर लेकिन अधिक जो है वो 6 महीने का ही उनमें अंतराल होना चाहिए, यानी वो साल में 2 बैठक के तो कम से कम बुलाए, 6 6 महीने का अंतराल हो सकता है। तो कम से कम 2 बार अवश्य पूरे वर्ष में, एक वर्ष में कम से कम, एक वर्ष में आप समझ गए होंगे, जब 6 महीने का अधिक से अधिक, तो एक वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार तो होनी चाहिए, 2 बार तो संसद की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। ये प्रावधान दोनों बैठकों में, तो इसका मतलब यही है, इसका सही जो आंसर है वो सेकंड है, 6 महीने। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है, उनको मिलान करना है। अब हमें इन्हें क्या है, मिलाना है। अब इसमें रुकिए, हम मिलाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, देखिए, तो मिलान स्थायी बंदोबस्त, ये ए
दे रखा है स्थायी बंदोबस्त। और हम सूची फर्स्ट में ए को स्थायी बंदोबस्त जिसने करा था वो किसने किया था, हम उसको मिलाते हैं। तो लॉर्ड स्थायी बंदोबस्त हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड हो गया, ए का थर्ड। और बिहार और बंगाल का दीवान, जो बिहार और बंगाल के दीवान जो बना था वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। और रेयतवारी व्यवस्था, रेयतवारी जो व्यवस्था की गई थी वो की थी थॉमस थॉमस मुनरू ने। किसने की थी बच्चों, थॉमस मुनरू ने। और महलवाड़ी व्यवस्था वो होल्ट मैकेंजी ने की थी, मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। तो सही जो आंसर है वो हमारा ए के साथ क्या है, ए के साथ अभी हमने थर्ड मिलाया, और बी के साथ हमने फोर मिलाया, और सी के साथ हमने क्या मिलाया है, फर्स्ट, और डी के साथ हमने क्या मिलाया है, सेकंड। तो ये ऑप्शन कहाँ है बताइए। ये देखिए फर्स्ट तो है ही नहीं हमारा, सेकंड, सेकंड में मिल रहा है क्या, नहीं सेकंड में भी नहीं मिल रहा। थर्ड में मिल रहा है क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, नहीं ये भी नहीं मिल रहा। देखिए अब लास्ट यही ऑप्शन बचा है, देखिए यहाँ मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर है 4 नंबर का। बताइए ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट 71 है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन यानी कि अभी आप समझिए संसाधन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले इनको समझा देती हूँ कि संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ समझाते, तो यहाँ पे एक तो होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। जिसका नए रूप से निर्माण किया जा सके, जिसका निर्माण किया जा सकता है, जिसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है, या जिसका नए रूप से निर्माण किया जा सकता है, हम बना सकते हैं उसको, निर्माण कर सकते हैं। नवी नवी समझ रहे हैं, नए रूप से निर्माण कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जिसका हम नए रूप से निर्माण नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, जिसके निर्माण में लंबे वर्ष का समय लगता है, बहुत लंबे वर्षों का समय लगता है, तो हम उसका क्या है, तुरंत निर्माण नहीं कर सकते भाई, उनका टाइम लगता है। तो इसलिए लंबे वर्षों तक उनका इंतजार करना पड़ता है उन्हें बनाने के लिए। तो वो ऐसे संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे जिनका हम क्या है, निर्माण कर सकते हैं नए रूप में, जिनको बनने में कम समय लगता है, यानी मात्र या तो समझिए 1 दिन 2 दिन या कम समय लगता है, तो उनका हम नए रूप से क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। और जिनका हम नए रूप से निर्माण नहीं कर सकते, जिनको निर्माण करने में लंबा समय लगता है। और ये आप ध्यान रखिए, ये आपका तो ये समझ में आपको आ गया होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये असीमित प्रकार के होते हैं, असीमित प्रकार के होते हैं, यानी हम इनको कितना भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करने पर इनकी लिमिट नहीं है कि ये खत्म हो जाए, पर लेकिन अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, ये लिमिट है इनकी। इनका ज्यादा प्रयोग करने से ये क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। ये प्रयोग इनका ज्यादा करेंगे ये खत्म हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है सौर ऊर्जा। आप जानते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, सूर्य है, सूर्य जब तक है भाई, सूर्य की वजह से ही क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जब तक है तब तक और सौर ऊर्जा का प्रयोग करा जा सकता है। इसमें पेट्रोलियम जो है वो है अनवीकरणीय संसाधन, आप समझ रहे हैं, अनवीकरणीय संसाधन है पेट्रोल। और इसका हम प्रयोग क्या है, नहीं कर सकते हैं, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या है, ये सीमित है, ये समाप्त हो जाएगा। इसके निर्माण में लंबा समय लगा है, कि जैसे पृथ्वी की जब उथल पुथल हुई तो पेड़ पौधे जीव जंतु उसमें दब गए, और ज्यादा उच्च दाब और ताप की वजह से, उच्च दाब और ताप की वजह से, दाब और ताप की वजह से क्या हो गया, इनका निर्माण हुआ। पेट्रोल, कोयला, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इसके अलावा कोयला आ सकता है बच्चों, कोयला, पेट्रोल, कोयला हो गया, और प्राकृतिक गैस हो सकती है यहाँ पे, नेचुरल गैस। ठीक है, डीजल, डीजल भी वही है।
ठीक है। तो ये डीजल और ये सब कोयला, प्राकृतिक गैस, ये जो ईंधन के साधन है, ये कैसे हैं? ये अनवीकरणीय है, ये सीमित है, ये अनवीकरणीय। मृदा का आप कितना भी प्रयोग कर सकते हैं, वन आप लगाओ कई बार, तो इसलिए ये जो सौर ऊर्जा, मृदा, वन, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। पर पेट्रोल कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन। बताइए बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है, वे सभी लोग जिनको एक निश्चित आयु, 72 है हमारा क्वेश्चन, वे सभी लोग जिनको एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद मतदान देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है, कहलाता है। या कि जिसमें हमें बिना, पहली बात तो ये मतदान करने का अधिकार, 18 वर्ष की आयु के बाद क्या है? मतदान कर सकता है। मतलब 18 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो मतदान के लिए क्या हो जाता है? मतदान कर सकता है। तो यहाँ पे ये यानी ये जो 18 वर्ष क्या है? वयस्क मताधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार। और ये कौन से अधिकार से बिना भेदभाव के, किसी भी बिना भेदभाव के कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, समानता का अधिकार, समान प्रतिनिधित्व का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो भाई यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो हर हर 18 वर्ष के उसको करने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे चाहे वो आपके मतलब जेंडर, मतलब जैसे यानी कि सुपर वुमेन्स जिसे बोलते हैं, तो उनके उस पे भी क्या है? वो भी, उन्हें भी अधिकार है कि वो भी क्या है? मत दे सकें, यानी कि वोटिंग कर सकें, उन्हें भी अधिकार होता है। जो एक्स जेंडर होते हैं उनको भी अधिकार होता है। तो देखिए, ये सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में आता है, बिना भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के अधिकार है उन्हें वोट देने का, किसी भेदभाव के। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 73, फ्रंटियर गांधी किसके नाम से प्रसिद्ध है, किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, फिरोज गांधी, खान अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस। तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, यहाँ पे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफर खान को। ठीक है, फ्रंटियर गांधी इनको कहते हैं। या तो आप फ्रंटियर गांधी का मतलब यहाँ पे होता है हिंदी में सरहदी गांधी, यानी ये भी नाम उनको दिए गए हैं। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी कह लो, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी। देखिए, अब ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सीमांत गांधी इनको ही कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फर खान को वे भारत के, इनके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं कि 1987 को इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये पहले, ये क्या थे? पहले क्या हैं? गैर भारतीय नागरिक हैं। ये बाहर से आए थे और इनको क्या है? दिया गया था भारत रत्न। तो ये आपको समझ में आ गया है। इन्होंने इनको सरहदी गांधी या सीमांत गांधी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गांधी की तरह, उन्हीं के विचारधारा की तरह ही कार्य किया देश को आजाद करने और उसमें, और इनको 1987 में भारत रत्न भी मिला गांधी विचारधारा की वजह से। तो ये नेक्स्ट हम 74 देखते हैं। 74 है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को मिलान करें। अब हमें मिलान करना है इसमें। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, आपको पता है कि 25 तक एसएसटी से आएगा रिलेशन, तो हमारा 74 चल रहा है। ठीक है, हम यानी 30 क्वेश्चन आपके मैथ से और 20 जो साइंस के हम हल कर चुके हैं, और हमारा अभी 25 यानी हम एसएसटी अभी कर रहे हैं। और आज हम एसएसटी के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारी एसएसटी हो जाएगी, फिर जीके का रहेगा। तो जीके भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप एक एक करके देख तो लेंगे कम से कम।
ठीक है, तो ये आप जरूर देखिए, शेयर करिए। और देखिए इसमें ये है कि हमारे ग्रुप से भी जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि आपको नई नई जो वीडियोस हैं उसके बारे में जानकारी मिल सके। हम बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जितनी भी छात्रवृत्ति की तैयारियां हैं वो कराते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लेके, किताब है, बहुत अच्छी किताब है, सभी का लिंक क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ऐप से जुड़ सकते हैं और छात्रवृत्ति की बुक्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखते हैं 74 सूची सेकंड है सैरी, ये सॉरी ये सैरी कलवर है यहाँ पे, ये कल्चर है, आप इसको कल्चर पढ़िए, ठीक है, ये कल्चर है, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो देखिए सेरिकल्चर, बात करते हैं सेरिकल्चर की। तो सेरिकल्चर जो होता है वो रेशम के कीड़ों से होता है, तो हम यहाँ मिलान कर लेते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का व्यवसायिक पालन होता है यहाँ पे सेरिकल्चर में, ठीक है, रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। पिशी, पिशी किसे बोला जाता है, मछली को बोला जाता है। तो पिशी कल्चर में क्या होगा, विशेषतया बनाए गए टैंक और तालाब में मत्स्य पालन, मत्स्य क्या होती है, मछली, फिशी यानी मछली। तो यहाँ पे हमारा बी का ऑप्शन होगा फर्स्ट। और विटिकल्चर, विटी जो वर्ड होता है वो अंगूर से रिलेटेड होता है, अंगूर से। तो विटी, विटी क्या हो गया, अंगूर की खेती। और हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो होता है जैसे अपना ग्रीन हाउस का बनाते हैं, वो क्या है, सब्जी फूलों और फलों सबका व्यवसाय उसमें किया जाता है, तो उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा सेरिकल्चर है ए ऑप्शन, उसको हमने 4 से मिलाया। बी ऑप्शन पिसिकल्चर यानी कि मछली उत्पादन से है, जिसके लिए बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। विटिकल्चर अंगूर की खेती से, यानी अंगूर की जो उत्पादकता की जाती है अंगूर की बेलों की, उनकी खेती से, तो वो हमारा सेकंड है। और डी ऑप्शन हमारा क्या है, हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर हमारा क्या है, सब्जी फूलों एवं फलों से रिलेटेड है, थर्ड नंबर का। तो बताइए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट, फर्स्ट नहीं मिल रहा है, फर्स्ट शुरुआत में ही गलत है। और देखिए ये देखिए ये ए कहीं हद तक मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, चलिए ये हमारा मिल रहा है। तो ये आंसर आपको सेरिकल्चर के बारे में, जैसे बच्चों आपको सेरिकल्चर के बारे में पता होगा, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, अगर नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से बिल्कुल 2D एनिमेशन की तरीके से मैंने क्या है 2D एनिमेशन से पूरी एक छोटी सी वीडियो बताई है, जो सेरिकल्चर पर क्या है डिपेंड है, आप उसको जरूर देखें। और यहाँ पे आप इसको समझ गए सेरिकल्चर 4 ऑप्शन, तो देखिए 4 ऑप्शन कहीं भी नहीं था, यही था, बस एक को जान लिया तो बाकी आपका ये सही हो गया। नेक्स्ट हम अपना 75 पे आते हैं, आज हम अपना एसएसटी कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है 75, निम्न राज्यों में से किस राज्य का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, समझ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया है अंग्रेजी में नाम, यानी हम इससे पहले भी इसको क्या है हल कर चुके हैं। अगर अब इसको बताऊंगी ये क्या है, ये डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स नीति तहत अंग्रेजों का विलय नहीं किया। यानी बेटा आपको थोड़े से क्या है इंग्लिश में टर्म्स पता होने चाहिए। तो इंग्लिश में टर्म्स जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है विलय नीति, जो हमने व्यवगत नीति, विलय नीति, इससे पहले भी हमने, आपने नहीं पता है तो इससे पहले के जो हैं वो आप वीडियोस जरूर देखें, 2023 का जो हम पेपर हल कर रहे हैं उसमें हम करा चुके हैं। तो ये विलय नीति को व्यवगत नीति बोलते हैं, या गोद निषेध नीति भी बोलते हैं, विलय कर लेना अंग्रेजों के उसमें, अपने अपने में क्या है राज्यों को धीरे धीरे विलय कर लेना, विलय नीति कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, समझ रहे हैं, इंग्लिश में आ गया नाम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लैप्स माने विलय नीति, ये विलय नीति है, व्यवगत नीति।
तो सबसे के तहत अंग्रेजों ने विलय नहीं किया। यहाँ पे ये वो पूछा गया है कि कौन सा राज्य विलय नहीं हुआ। तो झांसी विलय हो चुका था, कहानी आपको पता ही है कि झांसी की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके जो पुत्र है उसके मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस कहानी को बताने से पहले ये बता देती हूँ कि ये विलय नीति होती क्या है। तो ये विलय नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की थी। ये किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। डलहौजी। और इन्होंने ये कब लेके आए थे? डलहौजी की 1848 से कब तक चली? 1856, जब लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी ने ये विलय नीति ली। इसके तहत ये था कि अगर कोई राज्य है जिसके क्या है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी वंश चलाने के लिए संतान उत्पन्न नहीं हो रही है राजा के, ठीक है, संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, तो वो गोद नहीं लेगी। गोद नहीं लेगी। और वो राज्य किसमें मिल जाएगा? वो राज्य क्या है जिसके संतान नहीं हो रही है, यानी नहीं हो रही है, वो राज्य स्वतः ही अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा या अंग्रेजों में मिल जाएगा, उनके अधीन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये थी विलय नीति। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, कब्जा किया किस पे? राज्यों पे। तो झांसी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या है, अपना राज्य देने से मना कर दिया था। वो गोद ले रही थी, और वो जो बच्चा लेके वो जंग लड़ने के लिए कूद जाती है पूरे उसमें, वो बच्चा उनका नहीं, उन्होंने गोद लिया था। तो वो आप कहानी जानते हैं। तो झांसी क्या है, उसके अंग्रेजों के तहत विलय हो चुका था। अगर अब प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं मानता है तो फिर वो लड़ाई लड़ते थे। अंग्रेज क्या करते थे? लड़ाई। संबलपुर, संबलपुर क्या है, इस जो ये भी था विलय नीति के अकॉर्डिंग। पंजाब, हाँ, तो ये सही आंसर जो हमारा है वो पंजाब है बच्चों। पंजाब नहीं मिला था विलय नीति के अकॉर्डिंग, अंग्रेजों ने अपने में नहीं मिलाया था। नागपुर, नागपुर विलय नीति में मिला था। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कौन कौन से राज्य विलय नीति के अकॉर्डिंग मिलाए गए थे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले भी मैंने बताया था, जो पहले की जो वीडियो आप जरूर देखना, उसमें एसएसटी के 10 क्वेश्चन जो करे थे। सबसे पहला जो राज्य था वो सतारा था। यही था वो क्वेश्चन कि सबसे पहला राज्य जो व्यवगत नीति के अकॉर्डिंग लिया गया था वो सतारा था। वो 1848 में ईस्वी में विलय किया गया था। और सतारा के बाद जस्ट बाद जैतपुर, जैतपुर एंड संबलपुर थे। कौन थे? जैतपुर और संबलपुर। और ये 1849 ईस्वी में मिलाए गए थे। फिर नेक्स्ट जो था वो था बघाट। बघाट 1850 में, ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। और बघाट के बाद जस्ट बाद उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में आता है, झीलों की नगरी उदयपुर, और 1852 ईस्वी में। और नेक्स्ट उसके बाद आ गया झांसी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई का कमेंट फेमस 1853। और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट था, क्योंकि लास्ट भी देखिए, पहला पूछ लिया सतारा तो आपको लास्ट भी याद रहना चाहिए, नागपुर। नागपुर 1854 ईस्वी में। तो बताइए ये आपको क्या है, ध्यान रहेगा। ये जो है क्या है, इन राज्यों पर लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत नीति से इसको क्या किया था, विलय किया था अपने राज्यों में। तो यहाँ सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो बच्चों ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें, मैं वहां पर अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं वहां पे आइए। वहां पे व्हाट्सएप ऐप का मतलब चैनल का भी होगा और ग्रुप का भी होगा। मतलब ग्रुप का भी मैंने लिंक दिया है और चैनल का भी लिंक दिया है। आपको कोई भी है पर्सनल आप पूछ सकते हैं। और आप कोई भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये हल किए गए हैं। तो बताइए ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और इसको हम आगे कराएंगे जीके का।
जीके का जो पार्ट है वो बच्चों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जो रह गई है 25 क्वेश्चंस। तो बताइए ये आपको कैसी लगी, ये भी आप कमेंट करिए, इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर शेयर करिए, शेयर एंड लाइक करिए। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।